प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में हम नॉन वर्बल रीजनिंग का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हम इसे समाप्त कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, हो सकता है आज ना खत्म हो पाए तो फिर कल खत्म करेंगे। मतलब कहने का यह है कि हम लोग एक एक टॉपिक करके सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप सभी प्यारे साथी भी कोशिश कर रहे हैं अपने रिवीजन की। रिवीजन के लिहाज से ही हमने इन क्लासों को चालू किया था कि भाई रिवीजन बढ़िया तरीके से होता चले और बहुत ही शानदार तरीके से। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज 27 नंबर की क्लास पर पहुंच गए। 30 क्लासें हमने यहां पर आपसे प्रॉमिस की थी कि मैं आपको 30 क्लास कराऊंगा और यहां पर आप चेक करो कि 30 से भी ज्यादा क्लास की नौबत आ गई है। क्या ये सही है आपके दृष्टिकोण से या गलत है? मेरे प्यारे दोस्त, अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि अरे यार अभी तो और पढ़ाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, 30 क्लास में मुझे ये बताओ कि अगर मानकर चलो कि कंटेंट थोड़ा कम रहता, या मतलब ये भी चीज है कि कहीं ना कहीं हमने ये प्लान किया था कि हम क्लास को लगभग 1.5 से 2 घंटे तक 2 घंटे तक रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमारी बाकी क्लास के हिसाब से स्टूडियो भी खाली है कि नहीं है ये भी देखना पड़ता है। आप लोगों की भी अलग से क्लास होती है फिर 11 बजे दूसरे बैच में, तो मतलब ऐसे बहुत सारे मैसेज आपकी तरफ से हैं और मेरी भी क्लास रेगुलर होती है, तो वो तो हम पॉसिबल नहीं कर पाए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हमको टॉपिक सारे ही पढ़ने हैं। अगर 30 क्लास में टॉपिक नहीं हो पाते हैं तो मेरे प्यारे गुड्डा 30 में तो अगर हो ही नहीं पाएंगे, अब तो 30 में कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको 30 क्लास के बाद ये कह दूंगा कि भाई अब मत पढ़ो। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको 30 के बाद भी पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। सही है? तो मेरे सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बताएंगे कि मेरे प्यारे वीर, नॉन वर्बल रीजनिंग को मतलब आप लोगों ने बताएंगे कि अब तक जो 2 क्लासें हुई हैं उनको बढ़िया पढ़ा है। तो उनमें हमने पढ़ा है पेपर कटिंग, फोल्डिंग और वाटर इमेज। बोलो हाँ या ना। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आज के सेशन के लिए तैयार हैं आप सभी लोग? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताओ कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को यहां पर चेक करूं तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर ट्राइंगल अंदर है और ये जो वर्ग है ये बाहर है। यहां पर ये उल्टा हो जाता है, ये वर्ग अंदर आता है, ट्राइंगल बाहर आता है। तो मैं क्या करूंगा और कैसे आंसर आएगा? तो मैं यहां पर इस सर्कल को जो बाहर है अंदर कर दूंगा और वर्ग जो अंदर है बाहर कर दूंगा और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर खत्म कर दूंगा। और इस क्वेश्चन का आंसर इस हिसाब से डी ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीजें हो जानी चाहिए। सही है? चलो बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे वीर, ये चीजें यहां पर रही, डी ऑप्शन। अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां पर चेक करो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी जवाब देंगे कि क्या जवाब हो सकता है। यहां पर ध्यान से सुनना, इस आकृति और इसकी तुलना करते हैं। यहां पर जो सबसे बाहर है वो एक वर्ग है, फिर एक सर्कल है, फिर एक ट्राइंगल है। कहने का मतलब यह हुआ कि 3 प्रकार की आकृतियां इस खाने में दिखाई दे रही हैं। ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि यहां पर एक वर्ग है, यहां पर सर्कल है और यहां पर ट्राइंगल है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां पर चेक करूंगा तो यहां पर जो बाहर वाला वर्ग है वो अंदर आया है। तो मैं ये जो बाहर वाली आकृति है 1 2 3 4 5 अर्थात पंचभुजाकार आकृति, इस आकृति को सबसे अंदर रख दूंगा ऐसे। कोई दिक्कत यहां तक?
मैंने देखा कि उसके बाद इसने ट्राइंगल रखा हुआ है। कहने का मतलब ट्राइंगल रखा हुआ है, ट्राइंगल जो सबसे अंदर वाली आकृति है। मेरे प्यारे दोस्त, तो मैं सबसे अंदर वाली आकृति अर्थात सर्कल को रख दूंगा, अर्थात सर्कल को रख दूंगा। और मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर फिर रखा हुआ है सर्कल, जो सबसे बाहर वाली आकृति नहीं बोलूंगा लेकिन दूसरी वाली आकृति बोलूंगा। तो यहां पर दूसरी वाली आकृति है वर्ग, तो यहां पर फिर मैं वर्ग को रख दूंगा और ये मेरे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। और ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बी ऑप्शन पर नजर आ रहा है, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत तो नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से, यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि कोई समस्या तो नहीं है। अब बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है, क्या कॉम्बिनेशन बना होगा, कैसे कैसे आंसर आएगा, जरा सोचो। मेरे प्यारे दोस्तों, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि भाई क्या लॉजिक लगा होगा, सोचो एक बार इन दोनों आकृतियों को कि क्या लॉजिक लगा होगा। यहां पर जो मैं यहां पर चेक कर पा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, उसके अंतर्गत मुझे इतना पता चल रहा है, इतना पता चल रहा है कि यहां पर ये जो ट्राइंगल है राइट में है, यहां पर ये लेफ्ट में आ गया है। इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो यहां पर जो ट्राइंगल राइट में है वो इधर लेफ्ट में परिवर्तित हुआ है। तो मैं सेम ये कॉन्सेप्ट तो जरूर बोल सकता हूं कि इस स्थिति में जब मैं यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो ये जो वर्ग यहां पर राइट में है, यहां पर ये यहां लेफ्ट में जरूर पहुंचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट, यहां पर वर्ग लेफ्ट में, अगर मैं यहां पर चेक करता हूं तो ए ऑप्शन में नहीं पहुंचा है, इसे गलत कर दो। बी ऑप्शन में नहीं पहुंचा है, इसे गलत कर दो। तो सी और डी दो ऑप्शन ही बचे हैं। इनमें अब क्या अंतर है, उस अंतर को ढूंढते हैं। मुझे यहां पर कोई खास अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, मुझे यहां पर कोई खास अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्या तुम्हें यहां पर कोई अंतर देखने को मिल रहा है? जल्दी से बोलो, सी और डी ऑप्शन में क्या कोई अंतर आपको देखने को मिल रहा है? कमेंट करके बताओ जल्दी से, सी सही है या डी? मुझे दोनों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। बताओ भाई जल्दी से। अब मेरे प्यारे दोस्त, तो कैसे करूं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो मैं फिर एक डिफरेंस के साथ जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त, फिर मैं एक डिफरेंस के साथ जाऊंगा और वो डिफरेंस क्या होगा? वैसे कोई अंतर नहीं है, यहां भी वर्ग है, यहां भी वर्ग है, यहां भी वर्ग है, यहां भी वर्ग है, बीच की आकृति भी सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। फिर क्या करूं, क्या अंतर है? अंतर बस फिर इतना सा है कि यहां पर ये जो सर्कल है, इस सर्कल से इस वर्ग का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा है, और इस सर्कल से इस वर्ग की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं है, वो कम है, वो ज्यादा नहीं है, वो कम है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहां पर चेक करोगे, यहां पर आप लोग चेक करोगे तो ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर चेक करो, ज्यादा थी या कम? तो यहां पर डिस्टेंस कम है, जबकि यहां ज्यादा है। इस वजह से डी ऑप्शन के साथ में चला जाऊंगा, क्योंकि फाइनली मुझे सी और डी में से कोई एक ऑप्शन तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं सी पर भी टिक लगा दूं और डी पर भी टिक लगा दूं, ऐसा तो संभव नहीं है। तो मैं इन दोनों में से फिर ज्यादा सही क्या है उसे देखूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता।
मेरे प्यारे दोस्त, तो यहां पर केवल और केवल बस यही चीज निकल कर आई कि इनके सर्कल और वर्ग के डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और यहां पर कम है। आप ये अंतर खुद भी महसूस कर रहे होंगे, इस वजह से सी में गैप दिया गया है। हालांकि ये अप्रोच ना गैप ज्यादा है कम है, ये अप्रोच केवल इस केस में लगाई जाती है जब हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन यानी 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन एक जैसे बन रहे हो, जैसे यहां पर ये स्थिति थी। नहीं तो ये कोई खास अप्रोच नहीं है जिसके आधार पर आप सही और गलत कर रहे हैं, पर अब मजबूरी है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि जिससे मैं ये अनुमान लगा पाऊं कि कौन सा ऑप्शन सही है। बात बोलेंगे समझ में आई है मेरे प्यारे गुड्डा? डी ऑप्शन आपका इस वजह से करेक्ट आंसर है। ये चीजें डिस्कस हो गई हैं तो बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जी भैया, हम भी यही समझ गए थे भैया, और वर्ग भी छोटा लग रहा है। हाँ, वर्ग का डिस्टेंस अप, मतलब कुछ ना कुछ तो फिर निकालना पड़ता ही पड़ता है। यहां पर समझ आएंगे सवाल में क्या आएगा, समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों आप चेक करो कि एक ट्रायंगल दिया गया है। यहां पर चेक करो कि एक ट्रायंगल दिया गया है और उसके बाद अगली आकृति में ऐसा ही एक ट्रायंगल और आता है जो कि मेरे प्यारे गुड्डा अपोजिट हो जाता है। क्या बोलेंगे? जो कि अपोजिट हो जाता है। और जैसे ही ये ट्रायंगल अपोजिट हो जाता है तो मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन अपने आप समझ में भी आ गया होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसी ही एक आकृति इसके नीचे आएगी। यहां पर तो दूसरी कोई आकृति ही नहीं है और यहां पर ये वर्ग, ये मानता हूं मैं कि वर्गाकार स्थिति है, पर ये सीधा वर्ग नहीं है, हल्का सा तिरछा है। आप चेक करो, वर्ग तो ये है लेकिन वर्ग में कोना ऊपर दिया गया है, तो ये एक तिरछा वर्ग है। लेकिन यहां पर ये वर्ग सीधे हो गए तो पहला ऑप्शन गलत और ये गलत। और यहां पर चेक करूं तो एक वर्ग सीधा और एक तिरछा, ये थोड़ा ही है, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर भी डी होगा। मेरे प्यारे गुड्डा, आप ऐसे समझो कि सेम आकृति ऊपर नीचे है, क्योंकि ये भी सेम आकृति थी। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, आगे बढ़ जाऊं। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर आते हैं और मेरे प्यारे वीर अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब कितना हो सकता है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, माइंड में केवल इन चीजों को समझना है कि भाई क्या कारण रहा होगा, क्यों, ये किस वजह से। हमेशा ना आपको करना क्या है, पहली आकृति और दूसरी आकृति, इन दोनों की ना आपस में तुलना करनी है। और जैसे ही आप इनकी तुलना करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इन आकृतियों में क्या चेंजिंग हुई है। जो चेंजिंग पहली और दूसरी आकृति में हुई है वही आपको तीसरी चेंजिंग क्वेश्चन मार्क के साथ करके ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों सुनेंगे तो यहां पर ध्यान से सुनना, जितना मैं समझ पाया हूं मुझे ये बताओ कि यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ये ट्राइंगल लेफ्ट साइड में है। मैं सबसे पहले यहां पर ऐसा ही एक ऑप्शन टाइप बना लेता हूं जिससे क्वेश्चन को करने में मुझे दिक्कत ना हो और मैं हर एक स्टेप के बाद अपना स्टेप रखता हुआ चलूं। तो एक चीज बताओ ध्यान से, यहां पर जो मैं समझ पाया हूं मेरे प्यारे दोस्त कि आप मुझे ये बता दो, आप मुझे ये बता दो कि यहां पर ये आकृति थी तो यहां से ये राइट हैंड पर यहां पहुंच गई। बात समझ में आ रहा है? राइट हैंड का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हुआ कि इसने मेरे प्यारे गुड्डा, इसने बोला कि ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है। मेरे प्यारे गुड्डा ऐसे राइट हैंड पर रोटेट होने का मतलब ये क्लॉकवाइज ही तो है भाई। यहां थी, यहां पहुंच गई, तो ऐसे आ गई तो बढ़ी, तभी तो यहां पहुंची। थम्स अप करो, बात समझ में आई है? तो क्लॉकवाइज रोटेट हुई है। दूसरी बात,
दूसरी बात मेरे प्यारे गुड्डा, क्लॉकवाइज रोटेट हुई है, ये चीज तो समझ में आती ही है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहां पर निकल कर आता है, क्लॉकवाइज रोटेट हुई है, ये बात तो समझ में आती ही है। तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा दूसरा कॉन्सेप्ट जो निकल कर आता है, यहां पर ये तिरछी भी हुई है, सीधा सीधा जो आकृति थी वो यहां पर तिरछी भी हुई है। दूसरी बात मेरे प्यारे गुड्डा, अब मुझे आप लोग बताओ कि यहां पर इसके साथ क्या हुआ होगा। तो त्रिभुज भी तो रोटेट होगा, त्रिभुज भी तो रोटेट होगा, और त्रिभुज यहां से रोटेट होके इधर आएगा और इधर आएगा तो इस कोने में जाएगा। इस कोने में यहां भी त्रिभुज है, यहां भी त्रिभुज है, यहां भी त्रिभुज है, यहां भी त्रिभुज है। बात बताओ समझ में आ रही है मेरे प्यारे गुड्डा? क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पर मैं चेक कर लेता हूं, किसे? मैं यहां पर चेक कर लेता हूं इस सर्कल को भी। तो यहां से क्या हुआ कि ये सर्कल यहां पर है, लेकिन यहां ये बीच में पहुंच गया। तो कहने का मतलब हल्का सा ऊपर की ओर उठा है, तो ये भी हल्का सा नीचे की ओर आएगा, और ये जैसे ही बीच में आएगा तो यहां बीच में, यहां बीच में, यहां। दूसरी बात, इसकी चोंच यहां से मेरे प्यारे गुड्डा एक चीज का कॉन्सेप्ट सोचो, एक चीज का कॉन्सेप्ट सोचो कि इसकी चोंच यहां पर, मतलब ये जो ओपन एरिया है वो यहां पर ओपन एरिया है, और ये ओपन एरिया कहां पर पहुंच गया है? यहां पर पहुंच गया है। क्या बात समझ में आई है? तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर मैं इतना ही गैप देकर, इतना ही गैप देकर, ध्यान से सुनना, यहां पर जो ओपन एरिया है वो कहां है? यहां पर जो ओपन एरिया है वो यहां पर है, यही तो है। तो मैं इतना ही एक स्टेप का गैप दूंगा, और मेरे प्यारे गुड्डा जैसे यहां से ये यहां पहुंचा है, तो मैं भी यहां से एक स्टेप का ये वाला गैप दूंगा और इस एरिया को यहां पहुंचाऊंगा। कहने का मतलब सर्कल के यहां पर आकृति आनी चाहिए, सर्कल के यहां पर आकृति आनी चाहिए, पर यहां आकृति ऊपर की ओर है, तो पहला ऑप्शन गलत है। यहां पर ठीक है, यहां ऊपर की ओर है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, और यहां पर भी संभावना बन सकती है। अब ध्यान से सुनेंगे, कहने का मतलब यह हुआ कि अब बी ऑप्शन बचा और डी ऑप्शन बचा। दो ऑप्शन को हम गलत कर चुके हैं, इस आधार पर ए ऑप्शन ठीक नहीं होगा। जितने साथियों ने ए ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन गलत जवाब हो चुका है। भाई सीधा सा इस कॉन्सेप्ट को देख लो ना, यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा फिर से समझ लो, यहां पर ऐसे समझो, यहां पर ऐसे समझो कि ये जो स्टेप है ये यहां पर है, ये यहां बीच में, या इसकी चोंच देखो यहां पर है, ऐसे समझो। तो इसकी चोंच इस वाले बिंदु पर है, अब ये यहां पर पहुंच गई है, अर्थात यहां। तो ये क्लॉकवाइज 45 90 135 डिग्री मुड़ी है, क्लॉकवाइज 135 डिग्री मुड़ी है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं भी तो क्लॉकवाइज 135 डिग्री मोड़ूंगा। जो चोंच आप यहां पर देख रहे हैं वो यहां पर है, तो मैं भी इसे क्लॉकवाइज 135 मोड़ूंगा। तो यहां से 45 90 135 तो कहां आएगी? इस वाले डायरेक्शन में ही तो आएगी, और गुड्डा इसमें ऊपर जा रही है, इस वजह से गलत है। क्या बात समझ में आई है? दूसरे स्टेप पर आ जाओ। अब मेरे प्यारे गुड्डा, इतना तो मैं दो ऑप्शन गलत कर चुका हूं इस वाली क्वालिटी से। अब यहां पर मुझे आप लोग एक बात बताओ, मुझे आप लोग एक बात बताओ कि यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा क्या अंतर है? अब बी और डी में अंतर चेक करो, केवल एक अंतर है, यहां त्रिभुज लेफ्ट में है, यहां त्रिभुज राइट में है। चेक करते हैं त्रिभुज कहां आना चाहिए। मेरे प्यारे गुड्डा, पहली आकृति में त्रिभुज ऊपर की ओर है, त्रिभुज ऊपर की ओर है, और इसमें त्रिभुज लेफ्ट साइड है। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि ये आकृति एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी है, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी है। बात को ध्यान से सुनना, जब त्रिभुज ऐसे था पहली आकृति में ऐसे, और दूसरी आकृति में त्रिभुज ऐसे बन गया, तो इसका मतलब ये इधर साइड ही तो मुड़ा है। त्रिभुज पहले ऊपर की ओर था, फिर त्रिभुज इधर की ओर है, जो चोंच है इसकी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही तो मुड़ा है। तो मैं भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही मोड़ूंगा। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर त्रिभुज है, यहां पर त्रिभुज है,
और त्रिभुज अगर ऊपर की ओर है तो एंटी क्लॉकवाइज में चोंच इधर आएगी और त्रिभुज का निर्माण होगा ऐसे। त्रिभुज का निर्माण होगा ऐसे, जो कि डी ऑप्शन में नहीं है, उसमें तो राइट की ओर है। इस वजह से बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्या ये चीजें हमें समझ में आ गई हैं? क्या ये चीजें हमें समझ में आ गई हैं? हमारे सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है। मैं उम्मीद करूं कि क्या आपको दिक्कत नहीं है अब इसमें? नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है गुड्डा, कोई समस्या नहीं है ना? कर लोगे मेरे शेर, कर लोगे मेरे प्यारे वीर, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? अब सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखा, ऐसी चीजों का आपको ध्यान रखना, ये बारीक बारीक सी चीजें होती हैं जो पेपर में सवाल को गलत करा देती है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो और बोलो इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो और बताओ कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। सोनम छोटी बहन को बहुत बहुत प्यार, मेरी लाडो हमेशा खुश रहो। बहुत बहुत प्यार छोटी बहन के लिए। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बोलो, क्या आंसर हो सकता है? जल्दी से बोलेंगे। अजय, नीशु पटेल, दीपचंद, रविंद्र, आनंद कुमार, अफसर, सतेंद्र, विशाल, अंजलि, पप्पू, सोनम, सुनील, वंदन, सबिता, सभी प्यारे साथी आंसर देंगे। गुड्डा सुनो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। यहां पर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन में केवल और केवल मामला बस इतना सा है, मामला बस इतना सा है कि ध्यान से समझना आप इन लाइनों को। यहां पर तीर इधर साइड जा रहा है जो कि यहां पर जाकर सीधा हो जाता है। मतलब क्या मैं ये समझूं कि क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट हुआ है? और आप ऐसे इनमें से किसी भी तीर को देख लो, आप यहां पर चेक करो, ये इधर है तो ये इधर आ गया, यानी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट हो गया। आप इसे चेक करो, ये इधर था अब इधर आ गया, मतलब यहां से 45 डिग्री रोटेट हुआ। आप इसे चेक करो, यहां था यहां आ गया, मतलब 45 डिग्री रोटेट हुआ। बात समझ में आ रही है? कोई भी चिन्ह, कोई भी तीर अपने स्थान से 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं गुड्डा। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना मेरे प्यारे वीर, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में यहां पर जो आकृति है उस आकृति के अनुसार ये चीजें बनी हुई हैं और मुझे आप लोग ये बता दो कि यहां से अगर मैं रोटेट करूंगा तो ये यहां पर जो बिंदु है वो यहां से 45 डिग्री रोटेट होकर यहां पर आएगा, तो इसका मतलब राइट हैंड पर आकृति आएगी जो कि बी ऑप्शन में आ रही है। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कोई दिक्कत हुई है? दूसरी बात, अब यहां से मेरे प्यारे दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि यह भी तो हो सकता है डी ऑप्शन, तो भैया डी ऑप्शन हो तो जाएगा, लेकिन यहां पर तो आपने फिर सीधे वर्ग को सीधा ज्यों का त्यों उतार दिया। जब ये चीजें रोटेट हो रही हैं, जब ये चीजें रोटेट हो रही हैं तो मेरे प्यारे गुड्डा ये वर्ग भी तो रोटेट होगा, और वर्ग यहां से रोटेट होने के बाद बी ऑप्शन की तरह आएगा, ना कि डी ऑप्शन की तरह। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस बार फिर से एक दो लोगों का आंसर डी है, मैं बार बार ओमकार आंसर सी बता रहे हैं। बताओ गलत होने की कोई मतलब, सभी चीजें ही हद पार कर दी। सी ऑप्शन का क्या मतलब है ओमकार भाई? सी तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। चलो, क्या इसे ज्यों का त्यों उतारा जा सकता है ओमकार भाई? इसमें तो आपने कुछ मेहनत ही नहीं की। ए भाई ओमकार भाई, आपने तो इसे डायरेक्ट उतार दिया, आपने कुछ मेहनत ही नहीं की। आपने तो बस ज्यों का त्यों, बस केवल बिंदु पे तो थोड़ा सा रहम आपने किया है। प्रभु इस पर भी रहम ना करते, ये कह देते कि भैया सवाल ही गलत है, ये बिंदु यहां आना चाहिए, फिर तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि ऐसे स्टूडेंट भी हैं कि जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। ऐसा नहीं होता है ओमकार जी। चलो
आगे बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे प्यारे वीर अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। हर एक क्वेश्चन को मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत आराम से आपको समझाऊं, बहुत बढ़िया तरीके से आप करें। क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे क्या हो जाएगा, बताओ भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे वीर कि करेक्ट आंसर कितना हो सकता है, करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। कोशिश करो, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और होके मायूस मत बैठो मेरे दोस्त, इन इन मेहनत के रास्तों से ही सफलता का रास्ता निकलेगा। जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यहां पर मैं जितना समझ पा रहा हूं तो 3 सर्कल हैं और 1 वर्ग है। यहां पर भी 3 सर्कल हैं और 1 वर्ग है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर भी 3 सर्कल और 1 वर्ग है। अब वर्ग को चेंज करके देखो कैसे चेंज किया जा सकता है, वर्ग को चेंज कैसे किया जा सकता है। मुझे यह बताओ कि यहां पर पहली आकृति में वर्ग कहां है। पहली आकृति में वर्ग यहां पर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी आकृति में वर्ग यहां पर है, अर्थात मैं इसे यहां कह सकता हूं। तो इसका मतलब यह हो गया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट हुआ है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट हुआ है, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा, तो मैं यहां पर सेम कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करूंगा। कैसे? यहां पर वर्ग की आकृति ये वाली है, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली है। और यहां से क्लॉकवाइज रोटेट अगर मैं इसे करूंगा तो मेरे प्यारे गुड्डा 90 डिग्री रोटेट होकर ये आकृति यहां पर ये मतलब एक वर्ग बनना चाहिए। यहां पर कहने का अर्थ है कि यहां पर ये वर्ग यहां पर आना चाहिए। यहां पर वर्ग नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर है। तो ये 2 ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ए और बी गलत ऑप्शन हो जाते हैं। अब सी और डी 2 ऑप्शन बचते हैं। तो अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहां से ध्यान से समझो, इनमें क्या अंतर आप निकाल सकते हैं, इनमें आप क्या अंतर निकाल सकते हैं। तो यहां पर मेरी समझ में एक चीज आ रही है कि यहां पर सर्कल यहां 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 बाकी सेम है, बस एक अंतर है, यहां पर वर्ग इस लाइन के नीचे है, यहां पर वर्ग इस लाइन के ऊपर है। ध्यान से समझना, यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ये वर्ग इस लाइन से ऊपर था, तो ये वर्ग भी इस लाइन से ऊपर था। अर्थात पहली और दूसरी आकृति की तुलना करने पर पता चला कि दोनों वर्ग लाइन के ऊपर थे, अर्थात दोनों एक जैसे थे। और यहां पर अगर मैं समझ पाता हूं तो ये इस लाइन के नीचे है। तो अगर ये लाइन के नीचे है तो मेरा वर्ग भी लाइन के नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक जैसे थे, तो ये दोनों भी एक जैसे होंगे। और अगर मैं लाइन के नीचे लाऊंगा तो गुड्डा डी ऑप्शन को गलत होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये लाइन के ऊपर है। सी ऑप्शन राइट बनेगा क्योंकि ये लाइन के नीचे है। मेरे प्यारे गुड्डा सी ऑप्शन आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहां से ओवरऑल एक चीज तो समझ में आ रही है, यहां से ओवरऑल एक चीज समझ में आ रही है कि जो नॉन वर्बल रीजनिंग है मेरे प्यारे शेर, जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो आसान रीजनिंग है। अपनी केवल और केवल स्थिति मन की ये कि भाई मैंने कैसे कैसे रोटेट किया, कैसे कैसे करूंगा, बस यही तो समझने हैं, इनसे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, बस चीजों को रोटेट करते हुए चलना है, आंसर देते हुए चलना है। अब वर्बल रीजनिंग में फॉर्मूला लगाओ, नियम याद रखो, ऐसा तो इसमें कुछ है ही नहीं, चीजें आसान है।
बात समझ में आ रही है? चीजें एकदम आसान हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं। अब आप मुझे बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होने वाला है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होने वाला है, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान पूर्वक समझो और बताओ। मेरे प्यारे गुड्डा, सर्कल जो बाहर था वो बाहर है, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज नहीं आ रही क्या? अब सही आ रही है? आवाज आ रही है? सभी प्यारे साथी बताएंगे। बताओ बेटा, अब ठीक आ रही है आवाज? ठीक आ रही है अब आवाज? बीच में हो सकता है थोड़ी देर के लिए दिक्कत आई हो, मुझे लगता है कि अब आवाज एकदम ओके होगी। सही है, चलो नीचे करो कमेंट को, और करो, रुक जाओ, नीचे ऊपर थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, रुक जाओ, चलो आगे बढ़ाओ। अब ध्यान से सुनना गुड्डा, मेरे प्यारे शेर, अब ये क्वेश्चन है, इसका हमें आंसर करना है। तो यहां पर ये जो बाहर वाली आकृति है सर्कल, वो तो यहां पर भी है। अब मुझे आप ये बताओ कि यहां पर ट्राइंगल था और यहां पर स्क्वायर है। कहने का मतलब ये हुआ ट्राइंगल में 3 भुजाएं हैं और स्क्वायर में 4 हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक एक लाइन की वृद्धि हुई है? एक लाइन की वृद्धि हुई है, यही तो बोलूंगा। तो यहां पर कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5, ये पंचभुजाकार आकृति है। अब मुझे षटभुजाकार आकृति चाहिए। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, गलत हो गया। 1 2 3 4, गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6, यही राइट है, क्योंकि इसमें 1 2 3 ही है। तो सी ऑप्शन राइट है। आसान था, मतलब मुद्दा बनाने के लिए कितना भी बना लो इस क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन सच में बहुत आसान क्वेश्चन था। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। जितना मैं समझ पा रहा हूं तो यहां पर गुड्डा जो इस कोने में 4 बिंदु हैं वो अपोजिट होकर नीचे वाले कोने में पहुंच गए हैं, अर्थात चीज 180 डिग्री पर रोटेट हो चुकी है। मैंने क्या कहा? यहां पर जो 4 बिंदु हैं वो अब यहां पर पहुंच गए हैं, अर्थात चीज 180 डिग्री पर रोटेट हो चुकी है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो इन्हें भी रोटेट करो। यहां पर यहां ये 4 बिंदु, तो ये 4 बिंदु अब कहां पहुंचने चाहिए? 4 बिंदु अब कहां पहुंचने चाहिए? यहां पर पहुंचने चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे एक बार जल्दी से। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। यहां पर तो 4 बिंदु है ही नहीं, डी ऑप्शन गलत है। अब ध्यान पूर्वक समझना गुड्डा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि यहां पर जो बीच में आकृति है त्रिभुज, वो उल्टी हो चुकी है और अपोजिट हो चुकी है। यहां त्रिभुज की चोंच ऊपर है, यहां नीचे है, तो यहां पर ये आकृति भी अपोजिट होगी। अपोजिट कैसे? चेक करो, जो नीचे वाली लाइन है वो बड़ी है, ऊपर वाली लाइन छोटी है। तो इसका मतलब ये होगा कि नीचे वाली लाइन जो बड़ी है वो ऊपर जाएगी और छोटी लाइन नीचे आएगी। छोटी लाइन नीचे आएगी, इसमें छोटी लाइन नीचे नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं। अब क्या करूं? अब क्या करूं मेरे प्यारे दोस्तों? अब यहां पर ऐसे समझो, यहां पर ऐसे समझो कि ये जो वर्ग है,
ये जो वर्ग है यानी कि इस कोने वाली आकृति वो 180 डिग्री पर नीचे आई है, मतलब ऊपर गई है। भाई ये वर्ग यहां पर था, यहां पे था इस कोने में, और यहां से श्यूं देसी ये ऊपर यहां पर चला गया, यानी 180 डिग्री रोटेट, मतलब 180 डिग्री सीधा अपोजिट जाकर फिक्स हो गया। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि ये ट्राइंगल भी सीधा नीचे की ओर आएगा और यहां पर फिक्स होगा, और यहां पर बी ऑप्शन में फिक्स है। यहां तो ये ऊपर ज्यों का त्यों, बस इसने अपना रोटेशन चेंज किया है, जबकि इसने अपना स्थान ही चेंज करना था। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बी एकदम सही जवाब है मेरे प्यारे वीर, बी एकदम सही जवाब है। क्या हम इन चीजों को समझ पा रहे हैं? अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था, एक भाई ने मतलब जितना उनसे लिखा गया है उतना लिखा है, खूब उल्टा सीधा उन्होंने लिखा है कमेंट में। मैं पढ़ूं तो फिर वो भी ठीक नहीं है मतलब, लेकिन मैं मोटा मोटा बता दूं कि भाई इस चीज को लेकर बेहद ही नाराज दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे आपने तो सिलेबस को इतना लंबा खींच दिया, आप तो अभी खत्म ही नहीं कर रहे हो। मतलब इस तरीके से भाई ने खूब सारा मुद्दा बनाया हुआ है, और भाई ने जितना गलत मेरे लिए बोला गया है उतना गलत बोला है। मैं यहां पर भाई का नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक चीज बताऊं भाई, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊं कि सिलेबस ना जाने कब का खत्म कर चुका हूं मैं तो केवल रिवीजन के लिए ये सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूं मेरे भाई। मैं केवल रिवीजन। और एक और बात, पूरे पूरे के पूरे मैं कभी अपने मुंह से नहीं कहता, लेकिन एक बात कहूं, जितने भी टीचरों के आज तक रीजनिंग के स्पेशल बैच आए हैं या किसी अलग बैच में जितने भी टीचरों ने आज तक रीजनिंग पढ़ाई है, किसी भी चैनल पे जाके देख लेना। मैं अपने मुंह से कभी अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन मजबूर हूं ये बात कहने के लिए कि मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझे किसी भी एक टीचर का नाम बता देना जिसने अपने बैच को पहले खत्म किया हो और उसके बाद तुम्हारे लिए 30 से 40 क्लास और एक्स्ट्रा लगा रहा हो। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर किसी ने भी आज से पहले ये किया है तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि 30 क्लास तो होने वाली है, अभी 40 तक टाइम है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, एक बार पूछना जरूर अपने साथियों से। बहुत सारे लोगों के बैच आते हैं मार्केट में, पूछना जरूर कि क्या किसी चैनल पर कोई ऐसा टीचर है जिसने अपने ही बैच में सिलेबस खत्म करने के बाद प्रैक्टिस भी बैच में ही कराई हो। मैं भी यूट्यूब की तरफ भाग सकता था, वहां पर अपने फाउंडेशन बैच का रोजाना चिल्ला चिल्ला कर प्रचार भी कर सकता था कि भाई पढ़ लो इस बैच से, पढ़ लो इस बैच से। ऐसे ना एक प्रचार भी कर सकता था कि ये बैच ले लो, बैच भी बिक जाता, मेरा नाम भी बिक जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या मैंने ऐसा किया? मेरे प्यारे दोस्त, पर मैं एक चीज समझ गया भाई की कमेंट पढ़ के, कि किसी व्यक्ति के लिए बस उतना करो जितना उसने पेमेंट किया है। ये बात तो मैं समझ पा रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए उतना ही करो जितना वो तुमसे चाहता है। व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा कोर्स खत्म, तो बस कोर्स खत्म करवाओ, एक्स्ट्रा मत दो उसे। क्योंकि आप उसे एक्स्ट्रा इस वजह से दोगे कि चलो छोटे बहन भाई हैं, लेकिन उसकी कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, इच्छाएं अनंत होती हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मैं माफी चाहूंगा। और एक और चीज, इन क्लासों का कोई भी जिक्र नहीं किया था मैंने शुरू में। मैं कोई बाध्य नहीं था आपसे कि मैं ये क्लास आपको पढ़ाऊंगा। मैंने कोई जिक्र थोड़ा ही किया था इन क्लासों का कि भाई मैं ये क्लासें आपको पढ़ाऊंगा। ना पढ़ाता तो क्या मेरा कोई प्रॉमिस टूट रहा था? नहीं ना। लेकिन मैंने अपनी मर्जी से पढ़ाई, अपनी मर्जी से आपको सिखा रहा हूं कि आप कुछ एक्स्ट्रा सीख जाओ, अपना रिवीजन कर लो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, सब अपने हिसाब से बातें करते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। आगे से ध्यान रखूंगा, कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूं आज के लिए। आगे से किसी भी बैच में कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ाऊंगा। आज इस बैच के लिए क्षमा चाहूंगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, कोई भी चीज आगे से किसी बैच में एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा। इस बार मैं अपने प्यारे छोटे भाई से हाथ जोड़कर कान पकड़कर बोल रहा हूं, भैया इस बार मैंने बहुत बड़ी गलती की कि जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, शायद नहीं पढ़ाना चाहिए था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे गुड्डा, मैं उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तो मेरे प्यारे गुड्डा, उतना पढ़ाओ जितना कोई चाहता है, जितना कोई चाहता है। बाकी मैंने क्या कुछ ऐसा गलत किया कि भाई मैंने यही तो सोचा कि चलो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, कुछ रिवीजन कर लेंगे अपना, है यही तो चीजें हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। सवाल में क्या आकृति बन सकती है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्या आकृति बन सकती है। तो यहां पर सबसे पहले आप ऐसे देखो कि ये आकृति इस तरीके से बनी, ये ऐसे 90 डिग्री पर मुड़ गई है। लेकिन बात यह है कि आप सर्कल को तो मोड़ ही नहीं सकते, मतलब मोड़ भी दोगे तो सर्कल में कभी भी चीजें मुड़ी हुई नहीं दिखाई देंगी। सही है, सर्कल में कभी भी चीजें मुड़ी हुई दिखाई नहीं देंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे प्यारे गुड्डा अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना अब क्या कह रहा है। मैंने आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन में बोला कि मेरे प्यारे वीरों, यहां पर ना आप लोग ऐसे समझो कि यहां से ये वैल्यू जो आई है, ये वैल्यू जो बिंदु वाली वैल्यू है वो यहां पर है। तो मैं कैसे करूं इसे, ध्यान से समझो। तो मैं इतना समझ पा रहा हूं कि यहां पर जो छायांकित आकृति है, जो छायांकित आकृति है गुड्डा, उसकी चौंच ये यहां पर है और उसके बाद ये यहां पर, कहने का मतलब इसे 90 डिग्री ऊपर मोड़ा गया है। तो 90 डिग्री मोड़ा गया है तो यहां पर जब ये साइड में है तो ये बिल्कुल नीचे बीच में आएगी। अब यहां पर ये साइड में ही है तो ये ऑप्शन गलत है, यहां पर ऊपर है तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब केवल दो ऑप्शन ही बचे हैं, इनमें कोई अंतर समझ में आ रहा है क्या? क्या इनमें कोई अंतर समझ में आ रहा है? क्या कोई भी अंतर है जो इनमें आपको समझ में आ रहा है? सभी प्यारे साथी आंसर देंगे। सी ऑप्शन तो गलत हो चुका है मेरे भाई, सी ऑप्शन जो आंसर बता रहे हैं, सी ऑप्शन तो गलत हो चुका है, ऑलरेडी गलत हो चुका है सी ऑप्शन। अब बताओ यहां पर ए सही है या डी सही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे ए सही है या डी सही है। मुझे यहां पर क्वेश्चन में अगर मैं यहां से रोटेट करता हूं तो यहां से आप ऐसे चेक करो कि यहां से ये आकृति इधर रोटेट होकर सीधी हुई है। तो यहां से कहने का मतलब ये हुआ, सुनो ध्यान से सुनना, इस बाहर वाली आकृति को चेक करो, इन लाइनों को चेक करो जो कि ऐसे आई है, ये रोटेट हुई है और सीधा का सीधा प्लस बन रही है। तो जब तिरछी लाइन रोटेट होकर सीधा हो जाएंगी तो ये सीधा लाइन रोटेट होकर तिरछी होंगी कि नहीं होंगी? ए ऑप्शन गलत है मेरे भाई, जो लोग ए बता रहे हैं। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, मुझे ये बताओ जो तिरछी लाइन है वो रोटेट होकर जब सीधी लाइन में परिवर्तित हो गई तो जो सीधी लाइन थी वो रोटेट होकर तिरछी नहीं होंगी। तिरछी का सीधा हुआ है तो सीधा का तिरछा होगा, तिरछी लाइन का सीधा हुआ है तो सीधी लाइन का तिरछा होगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि अब इसका आंसर क्या है। और ये क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं नीचे दी गई आकृति में चार किसी प्रकार समान एक असंगत है। इसका अर्थ हुआ ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो फोर ए लाइक इन सम मैनर्स एंड वन इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वन। मतलब आपको इसमें विषम ढूंढकर बताना है कि सबसे अलग कौन होने वाला है। बोलो जल्दी से, आपको इसमें सबसे अलग बताना है, सबसे अलग बताना है कि कौन ऐसा है जो सबसे अलग है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो, जल्दी से बोलो, कौन ऐसा है जो सबसे अलग है? कोई चीज किसी तरीके से अगर निकल कर आ रही हो तो एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या कोई चीज समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनना, कौन अलग है।
इन दोनों को चेक करो, ये दोनों लाइन एक दूसरे की तरफ गई है मिलने के लिए। यहां से ये लाइन इधर गई है और ये इधर, दोनों एक दूसरे से मिलने की तरफ, मतलब दोनों के मुंह एक साइड है। इनके कोने देखो, दोनों के कोने ऐसे हैं जैसे एक दूसरे से मिलने वाली है ये लाइन, ठीक है। यहां पर भी सेम है, ये एक दूसरे की तरफ गई है, एक दूसरे, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ। यहां पर चेक करो, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, ये भी एक दूसरे की तरफ है, लेकिन यहां पर ये इधर है और ये अपोजिट है। इसे इस हिसाब से तो ऐसे आना चाहिए था, है ना, लेकिन यहां पर ये नीचे की ओर है, तो ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे गुड्डा, बोलेंगे इसमें कौन अलग है। सवाल का आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन में कौन अलग है, जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ इसमें कौन अलग होने वाला है। ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैंने आप लोगों से कहा ये जो छायांकित आकृति है इसमें और ट्राइंगल के बीच में एक खाने का गैप है, और ऐसे ही सर्कल और इस छायांकित के बीच में भी एक खाने का गैप है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर भी सर्कल और छायांकित के बीच में एक खाने का गैप है, ट्राइंगल और छायांकित के बीच में भी एक खाने का गैप है। यहां पर भी ट्राइंगल और छायांकित के बीच में एक खाने का गैप है, सर्कल और छायांकित के बीच में एक खाने का गैप है, लेकिन यहां पर ट्राइंगल और छायांकित के बीच में दो खाने का गैप है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। इतना आसान है, बताओ इतना आसान है ये सवाल, क्या कोई भी दिक्कत हुई हमें इस सवाल में? नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोलो जल्दी से सभी मेरे प्यारे साथी, ध्यान पूर्वक समझना भाई, ध्यान पूर्वक समझना, इसका आंसर क्या हो सकता है मेरे प्यारे गुड्डा, क्या हो सकता है, बड़ी गौर से समझना है। यहां पर ना, यहां पर ये जो सबसे अंदर वाली आकृति है, ये चेक करो, सबसे अंदर वाली ये जो आकृति है यू टाइप जो बना हुआ है, इसके जहां पर इसका मुंह ओपन है उसके सामने सीधी एक लाइन है। बोलो हाँ या ना। यहां पर भी, यहां यू वाली आकृति का मुंह जो ऊपर की ओर खुला हुआ है उसके जस्ट सामने एक लाइन है। यहां पर भी मेरे प्यारे दोस्तों जो मुंह खुला हुआ है उसके जस्ट सामने एक लाइन है, और यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा उसके जस्ट सामने भी मुंह खुला हुआ है। आप कहेंगे कि भैया यहां पर तो लाइन है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये तो दूसरी लाइन है। वास्तविकता तो ये कि मुझे इस वाली स्थिति को चेक करना है, तो ये यहां से देखो, ये लगातार दो यू ऐसे हैं जिनका मुंह खुला है, तो यहां पर एक ये अंदर वाला और एक इसके ऊपर वाला, इस वजह से डी है। और बाकी सब में देखो केवल एक ही ऐसा यू था जिसका मुंह खुला हुआ है, ये यहां पर और एक ये यहां पर, उसके बाद इसके साथ कोई नहीं था और इसके साथ भी कोई नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनना गुड्डा जी, ध्यान से सुनना। इसमें कितने, इसमें ना देखो एक बार सवाल को समझो, सवाल को समझो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। यहां पर आंसर क्या हो सकता है, बाकी सब तो लगभग लगभग सेम ही चीजें हैं, तो फिर कैसे करूं। यहां पर दो इधर छायांकित हैं, दो इधर, यहां भी दो दो के जोड़े हैं, यहां भी दो दो के हैं, लेकिन यहां ये तीन का है और ये अकेला है, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मेरे प्यारे वीरों, आप मुझे एक सवाल का आंसर खुद बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे गुड्डा, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। बाकी जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा कोई दोस्त
फाउंडेशन बैच लेना चाहता है कि नहीं, मतलब क्या ले सकता है या नहीं, तो गुड्डा निश्चित रूप से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फाउंडेशन बैच ले सकते हो, अभी पूरे 1 साल की वैलिडिटी आपके पास रहेगी, ठीक है। बाकी तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, और मेरे प्यारे गुड्डा बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहो। कल भी नॉन वर्बल रीजनिंग ही चलेगी, तैयारी एकदम शानदार तरीके से करते रहो, मेहनत से, और मेरे प्यारे दोस्त बेहतरीन परफॉर्मेंस एग्जाम में दिखानी है, सिलेक्शन लेना है। कल मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।